आज नवरात्रि का 6वां दिन यानी मां कात्यायनी का दिन है और आज जगह जगह मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा आराधना हो रही है। आइए जानते हैं कौन है मां कात्यायनी और कैसा है उनका स्वरूप। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शौधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक जाना जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना की तट पर की गई, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से अवैध नशीली चीजों का कारोबार फल फूल रहा है, उसने कहीं ना कहीं ग्राम की फिजा को खराब करने का काम किया है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से पुलिस के द्वारा अवैध शराब और नशीले वस्तुएं जब्त की जा रही है, वह दर्शाता है कि किस तरह ग्रामीण अंचलों में भी अब यह नशे का कारोबार फैल चुका है। इसी मामले पर विरोध जताते हुए सोमवार को पचपेड़ी के ग्रामवासी बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ग्राम के अवैध नशे के कारोबार की वजह से ग्रामवासियों का जीना मुहाल हो चुका है। बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। तो वहीं बिलासपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार शिकायतों के बाद भी जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें मजबूर होकर आज बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा। ग्रामवासियों ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी है कि उनके ग्राम में अवैध नशीले चीजों पर प्रतिबंध तत्काल लगाया जाए, ताकि ग्रामीण में खुशी का माहौल हो सके। हम लोग अपने गांव की समस्या को लेकर आए हुए हैं। गांव में शराब बिक रहा है और गांजा बिक रहा है, जुआ हो रहा है। कौन करवा रहा है ये सब? ये सब जनता कर रहे हैं। अब उनके पीछे किसका नाम लोगे कि अमुक व्यक्ति करवा रहे हैं? तो कोई मालूम होता तो उसको कंट्रोल करते। क्या क्या समस्याएं हो रही है इसकी वजह से बताएंगे? इसकी वजह से अभद्र व्यवहार हो रहा है, गली गली गाली गलौज हो रहा है, जुआ हो रहा है, तो चोरी भी हो रहा है, गांव में अशांति फैल रहा है। समझिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों की है नुकसान हो रहा है। कब से चल रहा है? ये साल भर हो गया। तो इसको लेकर के क्या पुलिस से शिकायत किए थे? इसके लेकर पुलिस से शिकायत किए थे। समझिए, जो अपराधी रहते हैं उनको ले जाते हैं, ले जाने के लिए 1-2 घंटा बाद छोड़ देते हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ शराब बंद हो, गांजा बंद हो, समझिए ना, हैं आने वाले जो भविष्य में जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। समझिए, गाँव में न शराब बिके, न निकले, गांजा न निकले, न बिके, ये हम लोग चाहते हैं।
पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक विचित्र जालसाजी का मामला सामने आया है, जब एक सीआईएसएफ का जवान ठगी का अपराध दर्ज कराने थाने पहुंचा। सीआईएफएस की सुरक्षा बल की यूनिट का यह जवान पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां का निवासी बलराम सिंह राठौर है, जो वर्तमान में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में डीजी आरक्षण के पद पर है। बलराम सिंह राठौर के मुताबिक वह इस महिला से अप्रैल 2020 में मिला था, तब उसने खुद को टीटीई बताकर बात शुरू की। आरोपी महिला ने शुरुआत से ही अपनी पहचान बदलकर सीआईएफएस जवान से बातचीत की और जब सरोज ने बलराम का विश्वास जीत लिया, तब उसकी बहन तोषवती राठौर और चाची सरोज राठौर को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम से अलग अलग किस्तों में ऑनलाइन और नगद कुल 2,50,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन कराकर धोखाधड़ी की। पर जब नौकरी नहीं लगने पर पैसा वापस मांगा गया तो बलराम पर उल्टा फंसा देने का दबाव बनाने लगे। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट के मामले में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई सिरगिट्टी पुलिस द्वारा नहीं किए जाने पर अधिवक्ता संघ ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, बीते 6 सितंबर 2024 को अधिवक्ता संघ के सदस्य जसवंत कुमार अपने अन्य वकील साथियों के साथ खाना खाकर लौट रहे थे। उसी दौरान देर रात बलराम फैब्रिकेशन के सामने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक तिफरा के पास पहुंचे थे कि उनके पीछे से आ रहे एक्टिवा चालकों ने अधिवक्ताओं की चलती कार को रुकवाकर उनसे अभद्रता की और मारपीट करने लगे। इसके बाद अधिवक्ताओं ने इस घटना की शिकायत सिरगिट्टी थाने में की, जहां शिकायत तो दर्ज कर ली गई, लेकिन माह भर बीत जाने के बाद भी अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर अधिवक्ता संघ दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं जसवंत कुमार, अधिवक्ता जिला न्यायालय बिलासपुर। तीजा पर्व में घर वालों के बाहर होने के कारण मैं और मेरे अधिवक्ता मित्रगण के साथ हम लोग साहू रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने। खाना खा के वापस आ रहे थे, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक तिफरा के पास पहुंचे थे कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मेरे गाड़ी के सामने अपने गाड़ी को रोके और रोक के हमारे कार के सामने रुकवाए, फिर खिड़की को खुलवा के गाली गलौज करने लगे। इस बात पे मैंने मना किया। मना करने पे उन लोग मेरे साथ मारपीट किए। मेरे नाक से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। मैं उस घटना का शिकायत सिरगिट्टी थाना में जाके तुरंत करवाया था। उसके बाद मुलायजा भी हुआ था, एक्सरे उक्सरे सब हुआ था। उसके बाद मैं सोने का चैन पहना था, उसको भी छीन के लूट कर ले गए। उसके बाद लड़कियों द्वारा धमकी देने लगे कि मेरे ही को, जो मैं उसमें पीड़ित व्यक्ति हूँ, उसमें भी मेरे ही को धमकी देने लगे कि तुम केस को वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे खिलाफ़ हम 9 तारीख को झूठा प्रकरण छेड़छाड़ का एसपी साहब से शिकायत किए हैं और उस प्रकरण में तुम भी जाओगे, वकील हो, तुम्हारा पूरा करियर ख़राब कर देंगे करके 2 लड़कियों द्वारा शिकायत किया गया, झूठा शिकायत। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उक्त घटना का सीसीटीवी फुटेज मेरे द्वारा निकलवाया गया, जिसमें घटना स्थल में हुए सभी घटना का संपूर्ण विवरण है, जिसमें मैंने उनके द्वारा झूठा जो आरोप लगाया गया कि हमसे साथ बदतमीज़ी किया और बदतमीज़ी करते हुए हमारे हाथ पकड़े, हमारे प्राइवेट पार्ट को टच किए, सीने में टच किए। और उस सीसीटीवी फुटेज को जब मैं एसपी महोदय को दिखाया तो ऐसा कुछ नहीं था। उन लोग ही ज़बरदस्ती मेरे कार में आके मारपीट किए, गाली गलौज किए और उस केस के बचने के लिए उन लोग 2-3 दिन बाद जब मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि उनके विरुद्ध में FIR हुआ है, तो उन लोग समझौता करने की वजह से मेरे को झूठे प्रकरण में फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा धमकियां देने लगे। और मैं, अगर हमारे ही साथ, हम अधिवक्ता के साथ ऐसा हो रहा है, अगर उस जगह का सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो आज शायद तक मैं जेल में होता। मैं प्रार्थी होने के नाते आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसमें शाम को ये हमारे संघ के अधिवक्ता जसवंत कुमार जी जो हैं, अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए होटल गए हुए थे। साहू होटल से खाना खाकर जब वो वापस आ रहे थे तो रात को लगभग 11:15 बजे के करीब एक्टिवा में सवार कुछ लड़कों के द्वारा, जिसके साथ लड़कियां भी थी, इनकी गाड़ी को रोकने के लिए वो हाथ दिखाए और जैसे ही इन्होंने गाड़ी रोका तो इनको गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करते हुए इन्होंने पूछा क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला
कि गाली गलौज मत दो, तो वो सीधा इनको मारपीट करने लगे। इनके साथ जो 4 और साथी थे इनके, उनको भी मारपीट किए। मारपीट करने के बाद इनके सोने की चैन को छीन लिए और उसके बाद फिर वहाँ से भाग गए। ये उसी रात को थाना सिरगिट्टी गए, इस घटना की जानकारी दी। थाना सिरगिट्टी वालों ने इनका मुलाहिजा कराया, इनके FIR को लिखा। उसके बाद से लेके आज तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिसकी शिकायत हमने जिला अधिवक्ता संघ के माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष किया है। इसी दौरान इस प्रकरण में जो युवतियाँ थीं, उन लोगों ने झूठे जानकारी देकर न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर लिया, लेकिन लड़कों ने जब आवेदन लगाया तो हमने उनका जाकर विरोध किया और उनका आवेदन निरस्त हुआ। उसके बाद भी 26 तारीख को उनका आवेदन निरस्त हुआ है। आज 7-10 हो रहा है, फिर भी सिरगिट्टी पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था। इसी की संबंध में हमने शिकायत करने के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे के श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। 15 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई हुई। बता दें कि फरार चल रहे श्रीवास्तव को रायपुर पुलिस ने भगोड़ा करार देते हुए उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। के श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलाने का झांसा दिया है, जिसके चलते रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन रावत ने 10 से 17 जुलाई 2023 के बीच 15 करोड़ रुपए श्रीवास्तव को दिए थे। कंपनी को कोई काम नहीं मिला, जिससे ठगी का मामला सामने आया है। इसके बाद कंपनी की ओर से रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। तब से श्रीवास्तव और उनकी पत्नी कंचन श्रीवास्तव फरार है। गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मृतका प्रियंका सिंह के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने के पीछे कोई बड़ी वजह होती है, जिसके कारण वह आत्महत्या करता है। प्रियंका सिंह द्वारा सोशल मीडिया में लिखे पोस्ट और अपलोड वीडियो के हिसाब से FIR दर्ज की जा रही है। हर एक पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो घटना हुई है उसके सिलसिले में हम लोगों ने उनका जो फेसबुक ID में जो उन्होंने लिखा है, कमेंट्स लिखा है, वो एक तरीके से बहुत गंभीर है और साथ में एक वीडियो भी डाला है। तो ये सारे कंटेंट बहुत सीरियस हैं और आपके जो उनके घर वाले हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो रेलवे में जॉब करते हैं, बच्चियां हैं, इनसे भी काफ़ी विस्तृत बातचीत हुई है और इन सब के मद्देनज़र हम लोग इसमें FIR करके जांच करेंगे और इसमें जांच में जो भी परिणाम निकलेगा वो फिर कार्रवाई करेंगे। अभी क्या जांच का विषय है, वो जो फेसबुक के उसमें लिखा हुआ है, टेक्स्ट मैसेज और वीडियो उसमें रिकॉर्ड अपलोड है, तो उसके अनुसार हमने FIR की है और उसमें कार्रवाई। तो FIR में हाँ, सब जो उन्होंने लिखा है उस सबके संबंध में जांच की जाएगी कि क्या ऐसी परिस्थिति थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आत्महत्या करने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, तभी जाके कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है या सुसाइड करता है। तो वो सारे कारण हम लोग इसमें पता करेंगे और बड़ी निष्पक्ष तरीके से हर एक पहलू पर इसमें जांच होगी और ये जांच CSP सिविल लाइन को दी जा रही है। CSP सिविल लाइन को मैंने कहा है वो जांच करेंगे। उनके सब चीज़ें जांच में आएंगी, हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, वो मेडिकल एक्सपर्ट ये सब चीज़ें बताएंगे और जो भी उनके वीडियोज़ हैं और जो उनके बातचीत है, जो उनके परिवार के लोगों से बातचीत है, वो सब जांच में ही आएगा। सर जो सब नाम है वो उसके हिसाब से उन सभी पहलुओं पे जांच है ना, तो हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना। ठीक।